तो स्वागत है आपका इस हमारे फर्स्ट एपिसोड में। एंड हमने ये पॉडकास्ट अभी स्टार्ट की है, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं। और ये इमोशनली भी बहुत ज्यादा मुझे एक ऐसे लगता है कि जब मैं लॉ स्कूल में आया था तो लॉ अवेयरनेस के साथ एज अ मेंबर मैंने स्टार्ट किया था। सो अभी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैंने आपको इनवाइट किया एंड हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अक्षय। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर new initiative, and I thank you so much for inviting me, and especially this one is the first podcast, so congratulations for your initiative once again. यस, थैंक यू सो मच। एंड आज मुझे लगता है कि जो लॉ स्टूडेंट है एंड लॉ में बहुत कुछ जानना चाहता है एंड जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है बट उन्हें समझना है कि एक्चुअल में लॉ क्या है, लॉ स्कूल में कैसे चीजें चलती है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे चीजें चलती है, ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस पॉडकास्ट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं आपको पूछता हूँ। एंड पहला ये है कि एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और सेकंड वाला, लॉयर पैसे कैसे कमाते हैं एंड कितने कमाते हैं, ये। और फिर हम लॉ स्कूल की तरफ जाते हैं एंड लॉ स्कूल में आपने कैसे किया एंड बहुत सारी चीजें। Okay, sure. तो वन बाय वन क्वेश्चन और जस्ट हाँ आप हाँ, जैसा नहीं, बोलो। जस्ट फर्स्ट वाला कि एक सक्सेसफुल लॉयर कैसे बनता है। देखो, कोई भी लॉयर है, एडवोकेट है, सबका अपना अपना एक जर्नी है। सबकी एक अलग अलग लाइफ रहा है, सबका अपना एक जर्नी रही है। सो एवरीबॉडी हैज देयर डिफरेंट ओपिनियन एंड देयर जर्नी इन द लॉ प्रोफेशन। अगर मैं कहूँ, लाइक, मैंने जस्ट मेरी जो एनरोलमेंट को हुआ है 1 ईयर हुआ है। सो आई एम गिविंग द डेफिनेशन ऑफ राइट नाउ आई एम ऑल्सो द हसलिंग लॉयर। ओके। सो मैंने जो अब तक किया है कि मेरा कैसे लॉ जर्नी में आना हुआ, लाइक, जैसा सबके नॉर्मल चल रहा होता है, 8th 9th 10th। लाइक 8th 9th 10th क्लास में आते हुए सब लोग को पेरेंट्स, क्योंकि उसमें सभी उस टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि इन विच फील्ड दे वांट टू गो और नॉट। तो अलग अलग उस टाइम सजेशन आते रहता है। तो लाइक जब मैं 7th 8th क्लास तक था तो मुझे इंजीनियर बनना था, क्योंकि मुझे जो टेक्नोलॉजी एंड ऑल ये सब रिलेटेड चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट फिर मैंने 9th 10th फिर 11th 12th मैंने कॉमर्स लिया। सो कॉमर्स लेने के बाद में इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर अलग अलग और भी मैंने जो, क्योंकि घर वाले बोलने लगते हैं कि आप डिसाइड कर लो अब कि आपको करना क्या है, किस प्रोफेशन में आपको जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करना होगा। तो जब मैं 11th में आया तो मैंने कॉमर्स लिया। तो उसी टाइम मैंने अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर किए कि लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड के थ्रू अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो कॉमर्स यूजुअली कोई भी कॉमर्स लेता है तो सीए सीएस एंड ऑल ये सब स्ट्रीम में जाता है। तो उसी टाइम मैं काफी सारे एडवोकेट से मिला जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ। तो तो मुझे पता लगा कि एक लॉ फील्ड भी है, लॉ फील्ड को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उसी टाइम मैंने 11th 12th क्लास के अंदर लॉ रिलेटेड चीजों को देखना शुरू किया, जो आर्टिकल्स है, बड़े बड़े जो एडवोकेट्स के इंटरव्यूज है। तो इस तरीके से मैं उनसे इंस्पायर्ड हुआ और इस जर्नी में आने के लिए मैं मुझे इंस्पिरेशन उन लोगों से मिला। तो सबकी लाइफ में अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम पे योगदान रहता है। तो इसी तरीके से मेरा लॉ बैकग्राउंड में एक स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद में मैंने क्लेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था। उसके बाद में मैंने सुबोध लॉ कॉलेज, जो कि एफिलेटेड विद द राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन लिया। अब जब लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर में, सबको ये होता है कि लॉ कर लिया तो इसका मतलब है जुडिशरी में जाना। कि सबको एक ही मतलब कि आपने लॉ में एडमिशन लिया है तो जुडिशरी या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड। तो मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गए, पहले तो बहुत कम थे, जो लिटिगेशन, क्योंकि इवन जो एडवोकेट है वो खुद कहता है, वो नहीं कहता है कि रिकमेंड करता है कि आप
बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो रिकमेंड करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मीन सेम टाइम एडवोकेट्स हैं कि वो रिकमेंड नहीं करते। तो मैं जिनसे भी मिला था उसमें बहुत कम रेशियो था जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप लिटिगेशन में जाना। बिकॉज क्योंकि जो लिटिगेशन पार्ट है बहुत ही हसलिंग है, इसके अंदर आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। इसमें आपको फिजिकल हार्डवर्क है, इसके अंदर आपका मेंटल सब कुछ है। फिजिकल ऐसे कि आपको कोई भी सिटी है, स्पेशली दो जो बड़ी सिटीज है, एग्जांपल दिल्ली है। दिल्ली के अंदर अब खूब सारे कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके अलावा लोअर कोर्ट्स है, ट्रिब्यूनल्स है, एनसीईआरटी, एनक्लेट, एनसीडीआरसी। तो आपको मतलब हर जगह जाना होता है। आप चाहे किसी एडवोकेट को ज्वाइन करो, बिकॉज स्टार्टिंग में आप सोचो कि लॉ करते ही आप खुद का इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्योंकि लर्निंग लेना होता है, यू हैव टू ज्वाइन टू एनी एडवोकेट जो जो खुद अच्छा कर रहे हैं। तो क्योंकि आपको एक जर्नी का पार्ट है, तो सेम मैंने इसी जर्नी को फॉलो अप किया। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे दिल्ली में आ गया एंड आई ज्वाइंट एओआर, मिस्टर सिद्धार्थ प्रवीण आचार्य सर, जिन्होंने मुझे फर्स्ट प्लेटफॉर्म दिया कि जहां से मैं अपना स्टार्ट कर पाऊँ। तो बैक टू द क्वेश्चन कि एक सक्सेसफुल जो कोई एडवोकेट है उनके क्या है। देखो, लिटिगेशन जो पार्ट है, मतलब उसके अंदर फोर मेन पिलर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी। अगेन सेइंग कि सबका अपना अपना ओपिनियन है। यू शुड हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि आप जितना बुक्स पढ़ोगे, कॉलेज जाओगे, यूनिवर्सिटी में अपना, या जहां से भी आप स्टडी पार्ट करोगे, तो यू शुड हैव द थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकेंड वन, प्रैक्टिकल नॉलेज। जितना आप कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, कुछ अलग अलग आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे। एग्जाम्पल, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपने पढ़ लिया, 2005 में आया। किसने स्टार्टिंग किया? जैसे एग्जाम्पल अरुणा रॉय जी ने किया, शंकर सिंह जी ने किया, निखिल डे जी, ये मतलब आपने आरटीआई की हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने आरटीआई के बारे में पढ़ लिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। बट अगेन, क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, बट आपको मैं कहूँ कि आरटीआई को अप्लाई, मतलब आरटीआई लगानी है किसी, टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो बहुत सारे लोग हैं जो आरटीआई नहीं लगा पाते, बिकॉज दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। थर्ड वन पॉइंट, फर्स्ट वन द थ्योरेटिकल, सेकंड वन प्रैक्टिकल, थर्ड वन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हैव द कॉन्टेक्ट्स। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल एक एडवोकेट लॉयर, आप अपनी जर्नी है अगर बनना चाहते हो, आप आपके पास केस ही नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि केस आए, तो लोग आपको जानने चाहिए। तो थर्ड वन इज अ कॉन्टेक्ट, फोर्थ वन इज अ गुडविल। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट है बट आपकी रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, तो यू हैव टू मेक योर गुडविल। और गुडविल रातों रात नहीं बना जा सकती। आप जो काम करोगे, आपके कामों की सराहना की जाएगी, लोग जब आपके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द लॉ जर्नी। तो फोर मेन पिलर पॉइंट्स है ऑफ लिटिगेशन अकॉर्डिंग टू मी, कि थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, योर कॉन्टेक्ट्स, एंड फोर्थ वन योर गुडविल इन द सोसाइटी। सो ये मेरा मानना है। यस, जो आपने बताया ये बहुत स्टूडेंट को हेल्प करेगा, और जो यंग एडवोकेट्स है उन्हें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जैसे आपने बताया कि फैमिली ने प्रेशराइज किया कि लाइक हाँ, कॉमर्स, प्रेशराइज, प्रेशराइज अलग बट टर्म हो गया। बट देखो, ये कोई भी फैमिली, आज किसी की भी पेरेंट्स होता है, एक टाइम आने पे वो अपन को सजेशन देता है कि भैया अब जाग जाओ, अब कंफर्टेबल लेवल है जो, उससे बाहर आ जाओ। तो नॉट प्रेशराइज, एक गाइडेंस कि हाँ ओके। अब क्या करना है वो आप डिसाइड करो। ओके, सो उन्होंने एक बताया एंड आपने इंटर किया लॉ में एंड ये सारी चीजें होनी। सो बहुत सारे इंडिया के पेरेंट्स हैं, और मुझे भी बोला गया था कि लॉ में जा रहे हो, क्या करोगे लॉ में, इतनी वॉस्ट प्रैक्टिसेस है, बहुत सारी चीजें है जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड बहुत कुछ बोला गया है कि पैसे नहीं होते भाई, तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और जिस एरिया से या जहाँ से भी हम आते हैं वहां पे इतना है नहीं लॉ का कि यार, बहुत जैसे बॉम्बे में है, दिल्ली में है, पुणे में है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें है, अगर ये पॉडकास्ट कोई पेरेंट्स देखे और कोई समझे, तो उन्हें समझना चाहिए कि यार लॉयर कैसे पैसे कमाते हैं एंड कितना कमाता है। तो एक बार आप ये भी ब्रीफ में बता देते तो बहुत पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट को भी बहुत हेल्प हो जाती। देखो, जो लिटिगेशन है,
कोई लिटिगेशन है, कोई जो एडवोकेसी कर रहा है, कोई भी कोर्ट में कर रहा है, कोई बिजनेस है, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल फील्ड है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जो कि खुद की मतलब जिसका है, ठीक है। तो बट तो दिस इज नॉट ए जॉब कि एक आपको फिक्स सैलरी मिलता रहेगा या ऐसा कुछ। तो लिटिगेशन में आज अगर आप सक्सेसफुल लॉयर्स की बात करोगे कि आज की डेट में जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी है, मुकुल रोहतगी जी है, अपने मतलब कपिल सिब्बल सर है, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो पर हियरिंग मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अब बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, जो पर हियरिंग 20 to 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, सबका अलग अलग है। तो इट डिपेंड्स कि जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपने एक अपना फेस वैल्यू, आपने अपना एक गुडविल इतना बना लिया है, एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ कि लोग अपने आप आते हैं एंड दे आर रेडी टू पे एंड यू डोंट हैव टाइम। मतलब लोग अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, लाइक जैसे कोई फ्री में कोई किसी चीज को, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, एंड दे आर रेडी टू पे, बट एडवोकेट डोंट हैव टाइम आफ्टर रीचिंग टू देयर पॉइंट। बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू रीच टू दैट माइल आफ्टर प्रूविंग योर सेल्फ। तो इस प्रोफेशन में आपको बहुत तपना पड़ता है, और तपने के बाद ही एक आप सक्सेसफुल लॉयर बनते हो। तो पैसे की रही बात, तो कोई फिक्स लिमिट नहीं है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो शायद 5,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी कैपेबिलिटी कैसे बनाते हो, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप खुद को कैसे प्रूव करते हो। बिकॉज ये एक आपका एग्जाम है, और ये एग्जाम 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं है। each and every day you have to prove yourself that yes you can do it। like एग्जाम्पल, आज मुझे कोई मैटर मिला, मैंने आज बहुत बढ़िया कर दिया फॉर टुडे, आज मैं, आज का मेरा हो गया कि आज मैंने बहुत अच्छा कर दिया। बट अगर कल की बात है, कल मैंने खुद को प्रूव नहीं किया, तो जो मैंने आज अच्छा किया उसका कोई कल कोई रोल नहीं रहेगा। तो ईच एंड एवरी डे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। कोई भी एडवोकेट है, उनको खुद को प्रूव करना होता है कि यस दे आर डूइंग। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। तो ये 1 दिन की जर्नी नहीं है, 2 दिन की जर्नी नहीं है। ये फ्रॉम द स्कूलिंग टू कॉलेज, कॉलेज के बाद में जो आपने अपना हार्डवर्क इनपुट किया है इन द लिटिगेशन फील्ड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो कोई फिक्स लिमिट नहीं है। अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है इन द राइट डायरेक्शन, यू कैन अर्न इन करोड़। बट अगेन, अगर आपका ऐसा नहीं रहा है, तो जो मैंने बताया कि कुछ एडवोकेट्स है जो 5,000 भी नहीं कमा पाते पर मंथ। ओके, सो बहुत डीप में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आगे लाइक ये एक बिजनेस टाइप है जिससे कि एक फिक्स अमाउंट नहीं है जिससे कि हम समझ सके कि ये कोई यहाँ से इतने आने वाले या मंथली, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, मैं उनका बता रहा हूँ जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है। लाइक अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, किसी एडवोकेट के अंडर काम कर रहे हो, तो सब एडवोकेट्स का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है जो अपने एसोसिएट्स को पे करता है। तो डेट वन इज फिक्स बस। बट उसके अलावा जब मैं कहता हूँ कि जब आप खुद का इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मीन्स कि आप अब किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं हो, हाँ ये। आप खुद ही केसेस लेके आ रहे हो, आपके नाम से केसेस आ रहे हैं, एंड फिर आप वो कर रहे हो। तो महीने का 1 केस आ सकता है, 2 केस आ सकते हैं, 50 केस आ सकते हैं, 100 केस आ सकते हैं। सो इस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो लिटिगेशन के अंदर मजा है, मतलब टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लाइक मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट था, मुझे कोई किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं थी मेरे साथ कि मुझे यही करना है। मेरा खुद का इंटरेस्ट था तो मैंने इसको चूज किया। और अगर मैंने अपने इंटरेस्ट के साथ इसको चूज किया है, तो देन दैट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड कीप डूइंग माय हार्ड वर्क। और स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको खुद में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग आसपास के लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे नहीं आप सही नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल, एंड व्हाट यू हैव टू अचीव, एंड विच वे यू हैव टू अचीव।
तो यू विल बी ऑन द राइट डायरेक्शन। एक होता है कि यू आर गिविंग योर बेस्ट, but ultimately that's not the right direction. So choosing your right direction in the correct way is very important. अगर ये सब आप कर रहे हो, then you will be successful. पेशेंस रखो, हार्डवर्क करो, रिजल्ट मिलेगा। सो काफी ज्यादा ये डिटेल में था। और जो जैसे हम आगे बढ़ने से पहले हम लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ जाएंगे। आपने इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दी। जो लॉ प्रोफेशनल्स है, लॉ स्टूडेंट है, कितने सारे जुड़े हुए हैं इसके साथ, और मैं भी एक पार्ट था। तो लाइक ये तेरी कैसे। आज भी पार्ट हो। हाँ, मैं भी आज भी पार्ट हूँ, एंड मैंने काफी अच्छा कर रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना दी, एंड इतने सारे लॉस्ट, क्योंकि जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक उन्हें कह सकते हैं कि एक रास्ता मिल गया है, ऐसा कुछ। तो एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो, जब मेरा लॉ अवेयरनेस सोसाइटी लाइक कैसे मेरे मन में आया कि इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करें एंड ऑल, पूरा मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, अगर आपको कोई इशू ना हो तो मैं इसको पूरा नहीं नहीं नहीं, डिटेल में पूरा बताता टाइम है, हूँ, आप आपको बता समझ दो। में आएगा। ओके। सो मैं एनएलयू कॉलेज में लाइक कोई भी नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए मैं क्लेट एग्जामिनेशन दिया था। बट उस टाइम 2018 का जो पेपर था, उस टाइम काफी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, टेक्निकल इश्यूज बाय दी जो यूनिवर्सिटी उस टाइम ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो टेक्निकल ग्लिचेज आए थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चले थे बहुत सारे कि इसमें कुछ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटली इस बार तो कुछ किया जा नहीं सकता है, तो नेक्स्ट टाइम से ये पेपर है जो ऑफलाइन होगा। तो 2018 के बाद में ये ऑफलाइन होने लगा था। कोविड के टाइम में थोड़ा चेंजेस आया था, तो उस टाइम के बाद में ये ऑफलाइन होने लगा। अब कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, सो एक महीना हो गया, बट मेरे जो साथ के दोस्त थे, क्योंकि जब मैं कोचिंग में कर रहा था तो बहुत सारे मेरे साथ के दोस्तों का बहुत सारी नेशनल और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया। सो मैं उनसे पूछता रहता था कि आपके क्या चल रहा है, ये चल रहा है। तो मेरे को पता लगा यार, उनके तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, उनको बहुत सारी चीजें हो रही है जिनके कंपेरेटिव हम लोग कुछ नहीं है, हमारी कॉलेज कुछ नहीं कर पा रही है। तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगा यार, ऐसे तो मैं मतलब क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। क्योंकि कॉलेज में ज्वाइन करते थे जुडिशरी जुडिशरी जुडिशरी, तो मैंने कहा सिर्फ जुडिशरी थोड़ी है, बहुत सारा फील्ड है ऐसा। तो कॉलेज में एडमिशन लिया तो काफी उस टाइम जयपुर में ये सेमिनार्स वगैरह होने लगे थे। तो मैंने सेमिनार वगैरह ज्वाइन किए, मतलब वहाँ अटेंड किया जाके। तो वन ऑफ द सेमिनार दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रांका सर, एक रांका सर थे, लेट। सो वहां पे कुछ टॉपिक्स पे उनसे इंटरेक्शन हुआ, तो मैं जाना कि यार ये एडवोकेट्स ने जो अपना रोल है इन द सोसाइटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो एक मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ टुवर्ड्स द लिटिगेशन। फिर मैंने सोचा कि एक एनएलयू और नॉन एनएलयू कॉलेज में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं उस पर रिसर्च करता गया। देखो, पढ़ाई तो आज आईपीसी उस टाइम जो अब बदल गया, बीएनएस वगैरह हो गया, पहले आईपीसी की सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। तो जो पढ़ाई वहां हो रही है वो यहीं हो रही है। ये है कि वहां थोड़ा ज्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। अल्टीमेटली यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉ बाय योरसेल्फ। अगर आपके जो टीचर प्रोफेसर हैं वो आपको बहुत ही गुड वे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, सब कुछ समझा देंगे, बट आपको समझ ही नहीं आएगा, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसमें तो एनएलयू या कोई भी सिंपल कॉलेज है वो कुछ नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल द लॉ फील्ड, तभी वो चीज होगी। तो थ्योरेटिकल मुझे ऐसा लगा नहीं कि एक वो है, वो तो आप कहीं पे भी उसका जो होता है ना कि पूर्ति कर सकते हो। बट जो जो मेन चीज जो मैंने डिफरेंस एक देखा, कि जो एनएलयू है और नॉन एनएलयू कॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है, कि एनएलयू बहुत सारे इवेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। लाइक देख, सेमिनार्स, नेशनल सेमिनार्स होते रहते हैं, रिसर्च पेपर, जर्नल पेपर, मूट कोर्ट एक्टिविटीज।
तो जब वो लॉ कर रहा होता है उसी दौरान उसको इतनी सारी चीजें दे दी जाती है कि वो खुद को एक्सप्लोर कर पाता है कि लाइक अच्छा ये है वो है। तो जो नॉन एनएलयू कॉलेजेस है वो इतना नहीं कर पाता है। कुछ एक हैं जो करवा देता है बट नॉट एवरी कॉलेज। तो मैंने सोचा अपनी कॉलेज नहीं करवा दिया बट अपन कहीं ना कहीं और जाके तो ये कर ही सकते हैं ना। इतनी सारी एनएलयूज भी करवाती है जिसमें नॉन एनएलयू स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अब आया कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता रहे। तो उसी टाइम एक लॉक्टोपस वेबसाइट अभी भी है, तो वहां से इंफॉर्मेशन। बट वहां पे भी एक पेड कॉन्सेप्ट था कि जो पेड है इससे क्या होता था। अब जो बहुत सारे अच्छे इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती थी क्योंकि लॉक्टोपस जो अपडेट कर रहा है या हमें कहीं से इंफॉर्मेशन। तो हमने सोचा क्यों ना कि अपन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसपे हमें हर इंफॉर्मेशन आती रहे। तो जो मेरे एनएलयू के फ्रेंड्स थे और भी मैंने तो उन सबको कनेक्ट किया और मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह का एक इनिशिएटिव सोच रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें आप सब एक इंफॉर्मेशन गैदर करते रहे, मतलब सब, और हम एक दूसरे को अ, किसी ना किसी वे में सपोर्ट करके वी कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स एंड वी कैन, तो हम लोग ग्रो अप कर सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो जो मेरे कॉलेज के जितने भी अब ये मैंने बाहर के दोस्तों को बता दिया बट जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उनको मैं नहीं बता पाया उस टाइम तक। क्योंकि एक होता है ना कि कुछ भी सोच रहे होते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार अगर मैं उनको जाके बताऊंगा तो शायद वो हंसेंगे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मेरे को हेजिटेशन था। तो पहले मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब मैंने कहा करें तो करें क्या, कंपनी होगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ जिसने सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं कॉलेज में। वो अब आज की डेट में हम हमारे लिए इतना वो बड़ा रोल नहीं है क्योंकि लॉ पढ़ा है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को कंपनी क्या होता है, सोसाइटी कंपनी पता है बट कंपनी को फॉर्मेशन क्या है, कैसे लीगली उसको बना सकते हैं, एनजीओ एंड ऑल। तो उस टाइम रिसर्च किया कि एनजीओ के क्या क्या फॉर्म्स है। अब हमें तो लगता है एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है ये सब, तो वो उस टाइम बहुत अलग लगता है। तो पूरा रिसर्च किया पूरा। तो कि एनजीओस के फॉर्म्स क्या क्या है, तो सोसाइटी हो गया, नॉन प्रॉफिट कंपनी हो गया, ट्रस्ट हो गया। तो मैंने सोचा यार सोसाइटी वगैरह कुछ करते हैं बट अगेन उस टाइम फंड नहीं था हमारे पास। तो मैंने कहा एक बार अपन कुछ नाम रखे तो एक हमने कहा यार ये एक तरीके से अवेयरनेस है ना। और सोचा कि यार ये तो अपन कर रहे हैं बट इसके साथ अपन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ना कि अपन लॉज पढ़ेंगे और जाके किसी को बताएंगे। अब क्योंकि कॉलेज में है, कॉलेज में 9 to 1 और 2 हमारा टाइम रहता था। उसके बाद अगेन बैक टू द हॉस्टल। मैंने कहा यार अपन स्टार्टिंग में कोई डेली इतना पढ़ भी नहीं रह कर रहे हैं बट हफ्ते में अपन 1 या 2 दिन निकाल के या 1-2 घंटे निकाल के कुछ ऐसा कर सकते हैं ना वो खुद पढ़े। और जो क्योंकि हमारे कॉलेज के बाहर एक वीटी रोड है वहां पे काफी स्लम एरियाज एंड ऑल। तो हमने सोचा यार कुछ ऐसा पढ़े जाके उनको बताए। तो इस तरीके का इंटरेस्ट हुआ कि अपन एक प्रोफेशनली भी करेंगे और जाके उनसे करेंगे तो सोशली भी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब हम लोग किसी को जाके किसी एरिया में कहीं लेक्चर तभी डिलीवर कर पाएंगे ना जब हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे हम लोग लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं उसकी हमें खुद को नॉलेज होगी। तो नॉलेज कब होगी, जब हम पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे हमारा ही फायदा होना है। और हम लेक्चर तभी डिलीवर कर पाएंगे जब हमें एक स्पीकिंग स्किल्स की एबिलिटी होगी। तो अगर स्पीकिंग स्किल्स की एबिलिटी बढ़ेगी, एक डर हटेगा, एक हेजिटेशन हटेगा हटेगा तो उसमें फायदा किसका होगा, हमारा। एक तो हमने पढ़ाई की, दूसरा एक स्पीकिंग स्किल्स आपका डेवलप हो रहा है, थर्ड वन आप इतने जितने भी 40-50-100 लोगों के सामने जाके डिलीवर करोगे लेक्चर या कोई भी चीज उनको बताओगे तो उन इतने लोगों में से कुछ लोग आपको याद भी तो रखेंगे। फोर्थ वन कि अल्टीमेटली हम लोग डिलीवर सोसाइटी को कर रहे हैं ना। तो हम सोसाइटी को कुछ डिलीवर करके हम लोग खुद भी कुछ अपने प्रोफेशन में बिल्डअप कर सकते हैं। डोंट ऑलवेज रिमेन द चेंज सीकर, बिकम द चेंज मेकर ऑल्सो। कि यार ये गलत है, कोई आपके ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए। जो चीज आपके थ्रू हो सकती है, अगर आपके घर के पास में आप देख रहे हो कोई रूट रोड टूटी हुई है, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रीट में जो लाइट्स नहीं ऑन एंड ऑल है, तो ये सब बेसिक कंप्लेन्स आप क्यों किसी के भरोसे होती कि वो कंप्लेन करेगा ये करेगा। आप खुद
एक इनिशिएटिव लेके कंप्लेन करो, सब चीज का सुधार हो सकता है। बट रीजन क्या रहता है कि वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन कि हम किधर किसको क्या अप्लाई करें नहीं करें किसको। तो दिस इज द लैक ऑफ द अवेयरनेस। तो हमने सोचा कि यार सोसाइटी में बहुत एक जागरूकता की कमी है। लाइक आई वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स बट आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। बट इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हाथ पे हाथ रख के सिर्फ बैठा रहूं या कुछ कर नहीं सकता। आई कैन। पढ़ो ना, आप इंफॉर्मेशन लो। तो उस टाइम हमने, अब करने चाहे तो बहुत सारी चीजें एक साथ है बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक सारी चीजें एक साथ कर लो। तो हम लोगों ने आरटीआई का उस टाइम कुछ टॉपिक्स पढ़े, कि इन टॉपिक्स पर अपन वर्क करते हैं। तो ये तब तक प्लानिंग चल रहा था। ये बात है अगस्त तक, सितंबर तक की। ये मैं प्लान कर रहा तब तक मैंने किसी को सितंबर बताया नहीं। ईयर ईयर कौन सा था? 2018 ओके। फर्स्ट सेमेस्टर, जब मैं अपने या फर्स्ट सेमेस्टर में था। फिर एक दिन हिम्मत करके सारी प्लानिंग एंड ये सब करके मैं अपने दोस्तों के पास गया। मैंने अपने जो 15-20 दोस्त थे उनको सबको बुलाया। मैंने कहा आप 15-20 मिनट मुझे दे दो। आपको हंसना है हंस लेना, आपको जो सोचना है सोच लेना। बट एक बार जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे कोई बीच में डिस्टर्ब मत करना। लेट मी कंटिन्यू। कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको जो करना है मजाक बनाना है। क्योंकि होता है ना कि दोस्त अच्छा एक वो हाँ। जस्ट। तो मैंने कहा जो भी करना है वो आप कर लेना बट लेट मी कंप्लीट। तो मैंने उन्हें बैठाया, मैंने कहा अपनी जो कॉलेज है और एक एनएलयू है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि किसी को अगर बताना है तो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी देना जरूरी है। तो मैंने, हाँ मीनवाइल, अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एक, आप जस्ट ऐसे लेके चले जाओगे तो आपको इतना कोई सीरियसली लेगा नहीं। तब तक मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी डिसाइड कर लिया। इवन मैंने उसका लोगो भी बनवा लिया। अब लोगों का भी मेरा इंटरेस्टिंग कि अब मैं तो लॉ पार्ट वाला हूँ एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं डिजाइनिंग भी कर लूँ। ये हल्की फुल्की एडिटिंग कर ली, डिजाइनिंग कर ली, ये सब हो गया। मैंने ये चीज बताई मेरे एक कजिन ब्रदर को, जो कि उस टाइम बेंगलोर के अंदर ये डिजाइनिंग एंड ऑल से रिलेटेड कुछ कोर्स कर रहा था। तो उसने बोला यार ये तो आइडिया अच्छा है। तो मैंने कहा मैं मेरी पढ़ाई का कर रहा हूँ, तू तेरी पढ़ाई का काम इसमें क्या कर। तू डिजाइनिंग कर रहा है तो एक मुझे कोई लोगो बना के दे दे। तो वो लोगो उसने बना के मुझे दे दिया। तो आई थिंक 28 या 29 सितंबर को मैंने अपने दोस्तों को बुलाया कॉलेज में इंटरवल के टाइम में एंड उनको पूरा बताया ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्टार्ट करते हैं। और अपन क्या करेंगे कि अपन अलग अलग इनिशिएटिव्स लेंगे कि अपन अवेयर करेंगे लोगों को। इस ऑर्गेनाइजेशन में अपन बड़े बड़े एडवोकेट्स को कनेक्ट करेंगे ताकि अपन को भी इंटर्नशिप्स मिल पाए। क्योंकि कोई एडवोकेट्स कनेक्ट होंगे तो अपन को डायरेक्ट इंटर्नशिप्स भी मिल जाएगी। तो क्या होता है ना कि किसी को कनेक्ट करने के लिए उनको बताना पड़ता है कि अगर वो इसमें अपना टाइम देंगे तो उनको क्या इनसे बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट इन द सेंस अदरवाइज वो क्यों एडअप होंगे, वाई विल दे विल वेस्ट देयर टाइम। तो उनको ये बताया कि अपन ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये नाम मैंने सोचा है। अगर आप चाहते हो इसको चेंज करें तो वो भी अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ये नेम रखे। तो अपन कुछ ना कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे, जब भी अपन को फ्री टाइम मिलेगा जाके अपन अलग अलग स्कूल कॉलेज में जो नॉन लॉ कॉलेज है वहां जाके डिलीवर करेंगे। ये करेंगे तो अपन के पास एक्टिविटी होगी तो अपन जाके काफी सारे एडवोकेट्स को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, उनको कनेक्ट करेंगे। तो अपन को इंटर्नशिप्स मिलनी स्टार्ट होगी क्योंकि हाई कोर्ट जयपुर बेंच भी है जयपुर में। तो इस तरीके से उनको बेनिफिट दिखाया कि यार इस तरीके से अपन बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको, तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो अब आई कि अपन इसका ऑफिशियली लॉन्चिंग करते हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने जो कोर मेंबर है अभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसने सजेस्ट किया कि लॉयर्स होते हैं वो सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं किसी की जान बचा सकते हैं। जान बचा सकते हैं इन द सेंस कि किसी के साथ गलत होता है, किसी गलत आदमी को सजा हो गई, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। अगर वो बच जाता है, गलत आदमी किसी सजा से बच जाता है, तो उसका तो लाइफ एक नया जिंदगी मिला है। यानी कि एक लॉयर है वो भी जिंदगी बचाता है किसी की। तो
lawyers can't only save the lives in court, they can even save life by donating blood. यानी कि लॉयर अपना रक्त दान करके भी किसी की जान बचा सकता है। तो उसको थोड़ा सोशली टर्म दिया, क्योंकि हर जगह प्रोफेशनल्स है, वहां हम लॉ रिलेटेड बात करके या ये सब करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। बट अब जो पॉलिटिशियंस है या जो रियली, हम तो से ठीक है हम अपने कोई भी सोर्सेज यूज करके, बट अल्टीमेटली हु इज द चेंज मेकर? दोज हु हैव द रियल पावर, दोज हु आर सिटिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द पार्लियामेंट, एमएलए और एमपीज, मिनिस्टर्स। तो हमने कहा ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 5 5 अक्टूबर 2018 हम लोगों ने इसका ऑफिशियली डेट प्लान किया कि इस दिन हम इसको लॉन्च करेंगे, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करके। तो हमने हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट में बात किया एंड ऑल हुआ, बट अनफॉर्चुनेट, तो हमें अप्रूवल मिल गया पहले तो। अप्रूवल मिलने के बाद में जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है 5 को, और अराउंड 3 अक्टूबर हमें बुलाया जाता है कि यू कैन ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, बट यू कांट यूज द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस टाइम तक हम लोगों ने जो ब्लड बैंक वाले हैं या इधर उधर है, सारी बात हो चुकी है सिर्फ 4 5 दिनों में। और हम लोग जयपुर के भी नहीं थे लोकल, हम लोग सब, जैसे आई एम फ्रॉम प्रॉपरली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, जो बाकी के जो दोस्त थे वो अलग अलग जगह से। अब हमने सब जगह बात कर ली है और हमने पूरा बताया हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट को कि हम लोग ये इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग करें। बट हमें ये बोल दिया कि आप नेम यूज नहीं कर सकते। बट अब हम लोगों ने तब तक सब जगह बात कर ली। अब मैंने आके दोस्तों को बताया, कुछ ने बोला छोड़ो अपन नहीं करते एंड ऑल। बट मेरे मन में आया कि अब हर जगह अपन ने बोल दिया है, कोई नहीं, अल्टीमेटली सबको पता तो है ही ना कि ये लोग कर रहे हैं, तो इट्स टाइम टू प्रूव योर सेल्फ विद इन योर फ्रेंड्स। क्योंकि आपने अपने दोस्तों को बोला है आप ये वो ये, अब जो आपके साथ वाले लोग हैं, भरोसा आप पे तभी कर पाएंगे जब आप कुछ उनको प्रूव करके दिखाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को लग रहा था कि हम लोग वो कैंप भी नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्योंकि ना हमारे पास फंड था, कुछ भी नहीं था उस टाइम। बट हम लोगों ने और हाँ, वो जो ब्लड डोनेशन कैंप था वो हमारी कॉलेज में फर्स्ट टाइम होने वाला था। तो हम लोगों ने 5 अक्टूबर को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं था उस कैंप में, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया। हो गया सक्सेसफुल, ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी, ब्लड कैंप में ब्लड डोनेट भी किया। अब ये होने के बाद में जो साथ के दोस्त थे उन सबको एक खुद में एक, क्योंकि हम लोग ने कैंप ऑर्गेनाइज किया, और कैंप ऑर्गेनाइज किया तो हम लोग ने भी फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, क्योंकि लगभग सब 18 19 साल के थे उस टाइम। तो सबको एक खुशी मिला कि हमने कुछ सोचा, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और वो सक्सेसफुल भी हुआ। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप कुछ इस तरह कभी भी गुड इनिशिएटिव लोगे, आपको पुश डाउन करने वाले बहुत लोग आएंगे। तो कुछ हुआ उस टाइम भी इस तरीके से, तो हमें एक और आ गया कि नहीं, वी विल प्रूव देम रॉन्ग। तो हम लोगों ने ये अच्छे से, हमारा ऑर्गेनाइज हुआ, फिर हम लोगों ने सबको पता लगने लग गया कि ये इस तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। नॉट क्योंकि नाम नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली सबको पता लग गया था। हमने जिनको भी कनेक्ट किया, तो ऐसे खुद के दोस्तों के बीच में एक भरोसा, उनको ट्रस्ट हो गया कि ये लोग कुछ कर सकता है। अब वहां से, अब ये तो था ब्लड वाला जो कि नॉट रिलेटेड टू द लॉ प्रोफेशन, बट जस्ट विद अ गुड इनिशिएटिव। अब आप आया कि हम लोग लॉ वाली क्या चीजें करें। तो हम लोगों ने मीडिएशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे हम लोगों ने वर्क किया, लोगों को बताया कि कैसे आप नॉट गोइंग इनटू द कोर्ट, कैसे क्या करके। तो मीडिएशन वाला सबसे पहले हम लोगों ने खुद ने पढ़ा, एडीआर क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है। खुद को सेल्फ अवेयर किया, सेल्फ अवेयर करके हम लोगों ने अलग अलग स्कूल कॉलेजेस और पब्लिक गैदरिंग करके हम लोगों ने लोगों को बताया रिगार्डिंग द मीडिएशन। तो इस तरीके से इस लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की हम लोगों ने स्टार्टिंग की। अब आ गया कि अब लोगों ने हमें क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि लॉ अवेयरनेस सोसाइटी है, इसका लीगल रिकॉग्निशन क्या है, कि इसका लीगल एग्जिस्टिंग क्या है। वो भी बात सही थी कि सिर्फ लोगो बना लेने से या कोई नाम डिसाइड कर लेने से कुछ ये नहीं हो जाता है कि हाँ हो गया। अब हमने कहा यार इसको कुछ तो देना ही होगा, प्लान वही था। तो अगेन और डीप में रिसर्च किया कि यार
वो कर लिया, बट इसको कराए कैसे। तो आज की डेट में क्या है, आई डोंट हैव द अपडेट, अपडेट लेके मैं आपको बता दूंगा। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता है इन ट्रस्ट, जैसे लॉ अवेयरनेस सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। इसके अंदर कोई रजिस्टर्ड करवाता है तो इसके अंदर 10,027 रुपीज का चालान गवर्नमेंट को जाता है, ये आपको देना होता है। और जो भी अदर फॉर्मेलिटीज है, तो कुल मिला के लमसम हमारा 15 to 16,000 फंड आ रहा था उस टाइम। अब ये सब जो चीजें कर रहे थे हमने घर पे किसी को नहीं बताया था। घर वाले बोलते हमने तो पढ़ने के लिए भेजा, फिफ्टीन और आप ये सब क्या कर रहे हो। यस। 16 मतलब बहुत ज्यादा था ये उस टाइम पे। हाँ, आज की डेट में नहीं है, बट मतलब हाँ, एज, क्योंकि हम लोग आ गए, बट एज अ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट बहुत बड़ा था। तो हम वही। लोगों ने तो हमारे उस टाइम मन में आया यार, ये तो हम अच्छा कुछ सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आई एम लॉ स्टूडेंट, और हम लोग क्योंकि उस टाइम हमने कहीं पे भी सुना नहीं था कि कोई लॉ स्टूडेंट्स या कोई जो हमारे आसपास में, एक तो होता है ना किसी ने ऑलरेडी कर रखा है, एक माइलस्टोन ऑलरेडी डेवलप कर रखा है कि हाँ हम इनको देख के कर रहे हैं। सब कुछ हम अपने थ्रू कर रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, बस हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बार प्लान ड्रॉप किया, बट अंदर था कि अब रजिस्टर तो करवाना है। तो हमारा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, तो सेकंड सेमेस्टर भी निकला। फिर 2019 में हम लोगों ने फिर इसको वापस, मैंने अपने दोस्तों को, तो अब वही कि सबसे पहले 16 to 17,000 रुपीज हम लोग कहाँ से लेके आए। और बाकी हाँ, उसके अलावा आपको एक ऑफिस भी चाहिए होता है, यू हैव टू शो द ऑफिस इन द डॉक्यूमेंट्स। अब उसका भी अरेंजमेंट कहाँ करें। अब मैंने, क्योंकि मेरा घर था नहीं वहां पे, तो मेरे जो दोस्तों का था, मैंने उनको बोला। अब वो डर गए कि अगर हम लोग अपने घर का एड्रेस वहां पे देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। अब मैंने कहा यार, यही तो एक अवेयरनेस की कमी है। हम लोग दूसरों को अवेयर करना चाह रहे हैं, हम खुद ही अवेयर नहीं है। हमको लग रहा है कि यार ये सब कुछ मतलब कितने डरे हुए हैं हम, क्यों किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी। वी आर डूइंग लॉ, लॉफुल एक लीगल काम कर रहे हैं, नॉट डूइंग द इलीगल वर्क। बट वही ना, बट बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ अच्छा होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू द गुड वर्क। उसी में से एक और हमारा क्लासमेट था, बैचमेट था, वो कनेक्ट हुआ एंड ही वाज रेडी टू प्रोवाइड दी। उसने बोला मेरे पापा का ये ऑफिस एंड ऑल है यहाँ है, सो ही कैन प्रोवाइड। तो वो उसमें रेडी। बोला ये भी हो गया, बट अब अगेन बैक टू द फंड कहाँ से लेके आए हम लोग। तो हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी ये होगी कि हम लोग एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन करते हैं, और उसका एक हम लोग फिक्स अमाउंट कर देंगे। और ऐसे राइटिंग का टॉपिक था, मतलब हाउ वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी, नहीं किस ऐसा कौन सा हम लॉ बना सकते हैं जिससे पानी और बिजली को बचाया जा सकता है, क्या ऐसा कुछ कानून आ सकता है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिपार्टमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे राजस्थान के, हमने उनको भी ये आइडिया शेयर किया। तो हमने फिर सोचा कि हम ये इवेंट करवाते हैं और इसमें पर्टिकुलर फीस कर देंगे। फीस जो आएगी उनसे उनको ट्रॉफीज वगैरह हो जाएगा, और बाकी हमारे पास फंड भी इसके थ्रू हो जाएगा। तो अब अगेन कोई अगर आप कंपटीशन करा रहे हो ऑन द लार्ज लेवल, यू हैव टू डू द प्रॉपर टीम वर्क। तो हम लोगों ने एडवोकेट से बात किया कि अगेन, अब हमें मोटो मिल गया कि हम एडवोकेट्स को क्यों कनेक्ट करें, कैसे करें। तो हम लोगों ने जाके एडवोकेट से बात की कि हम इस तरीके की एक्टिविटीज है वो हम प्लान करना चाहते हैं, ये सब है। तो उन्होंने हमें हेल्प सपोर्ट किया, वो हमारे साथ कनेक्टेड हो गए। अब हमें ये था, हम चाहते तो फंड उनसे ले सकते थे, बट हमें था कि हमें खुद के थ्रू कुछ करना है। तो किसी से हमने फंड कैसे किया जनरेट, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। कि हम लोगों ने ये ऐसे राइटिंग कंपटीशन किया, प्लान। और आई थिंक 150 और 100 रुपीज हम लोगों ने इसमें एक पार्टिसिपेशन फीस रखा था, 50 और 100। और इसमें हम लोगों ने कहा था कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा, कुछ भी रिजल्ट रहे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हम सबको प्रोवाइड करेंगे। और जो विनर होंगे, टॉप 5 में जो होंगे, उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर के हाथों से ही, जो उस डिपार्टमेंट के, अवार्ड अवॉर्डेड कराएंगे। और
तो इस तरीके हम लोगों ने किया, अलग अलग स्कूल्स में गई टीम एंड ऑल। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसी टाइम पे। और हम लोगों ने कहा था कि ये लमसम, जैसे ये इंफॉर्मेशन हम देंगे स्कूल्स में जाएंगे, तो लमसम 3-1 महीने लगेंगे उसमें, क्योंकि हमें साथ में पढ़ाई पे भी फोकस करना है। दिस वॉज द पार्ट ऑफ द फ्री टाइम। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग करके ये किया, एंड हमारे पास फंड भी आ गया अच्छा खासा। फिर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए इसको अप्लाई भी कर दिया, रजिस्टर्ड हो गई। अब नाउ वी आर के, अब लीगल एंटिटी भी हो गए थे, ये इवेंट भी हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया और आगे बढ़ाया इसको। अब ये करते करते जब आप एक, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है कुछ चीजें, जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन बना या कोई भी लॉ बना, अब जब फर्स्ट टाइम बना था सोचा नहीं था कि आने वाले 5-10 साल बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, कैसे होगा। तो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हुए हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या चीज है। तो ऑब्वियसली हम लोग ने भी काफी अमेंडमेंट्स किए, हम लोगों ने काफी सारी एक्टिविटीज की। तो अल्टीमेट गोल हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, जो क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करवाता है तो यू उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको डालने होते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे लॉज स्कीम्स बनाती है फॉर द betterment of the society, especially for those who are living in the slum areas, यानी कि जो गरीब है, जो समर्थ नहीं है उनके लिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट किसी के लिए ऐसे कोई लॉज बना रही है, स्कीम बना रही है, अब हम लोगों को तो चलो पता लग गया, टीवी पे देख लिया, अखबार में पढ़ लिया अपन ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या कोई ऐसी योजना है जो हमारे भले के लिए। अब देश, हम, हाँ, ये जब ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हम लोगों ने अपनी इंटर्नशिप की थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां में बहुत सारी जगह जो डेप्थ ऑफ द सोसाइटी होता है ना, वहां जाने का मौका मिला। जो ट्राइबल एरियाज है, कोटड़ा, कोटरा एंड ऑल, राजस्थान के अंदर उदयपुर से आगे एक जगह है। तो हमें पता लगा यार, देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके घर पे ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना न्यूज़पेपर्स है, इवन दे आर नॉट एजुकेटेड। तो उनके लिए अगर कोई सरकार कोई ऐसा लॉ बना रही है, कोई स्कीम बना रही है, तो उनको तो पता ही नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता पता ही नहीं लग पा रहा है। ना उनके घर पे टीवी है, टीवी के थ्रू पता लग जाए, कि मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू पता लग जाए, या न्यूज़पेपर आ रहा है उसके थ्रू पता ये कोई है ही नहीं। मतलब वो जिन जगहों पे रह रहे हैं उधर उनको ये भी नहीं पता है कि मोबाइल क्या होता है। तो रियलिटी में तो उन, और दे आर लिविंग इन द टेंट्स, और जो भी उन्होंने अपना एक टेम्परेरी हाउस बना रखा उनमें रह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना है जो इन जैसे लोगों के लिए तो फायदेमंद है, बट उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि देर इज अ नो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन और एनी मीडियम टू रीच आउट देयर। उनको कैसे अवेयर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल पे जाके, कि भैया आपके लिए ऐसी ऐसी स्कीम है, क्योंकि कोई स्कीम बनाई है, इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली हो गया है। अब फायदा तो तभी मिलेगा ना, गवर्नमेंट का रोल तो तब है कि आज मैंने बोला कि मैं ये चीज आपके लिए कर रहा हूँ, बट इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, तो आवेदन तो आपको ही करना होगा। अब जिसके लिए बनाई गई, अगर वो आवेदन ही नहीं करेगा, तो उसको उस चीज का फायदा मिलेगा कैसे? बिकॉज देर इज नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू देम कि इस तरीके की कुछ चीजें हो भी रही है। तो उसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे जाके अवेयर करना होगा। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन वाज टू अवेयर पीपल अबाउट देयर राइट्स। नाम में ही है लॉ अवेयरनेस सोसाइटी, यस। कानून जागरूकता। उसमें एडप्ट नॉट ओनली लॉ, कोई भी इस तरीके की स्कीम्स है या कुछ भी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सब कर सकते हैं। सिर्फ एक वकील थोड़ी आरटीआई लगा सकते, कोई भी लगा सकता है। बट सुना सबने आरटीआई आरटीआई आरटीआई। आप लॉ कॉलेज में ही चले जाओ, लॉ स्टूडेंट्स को नहीं पता है, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स को, कि उसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या होता है प्रॉपरली। तो अब यही सब चीजों पे हम लोग सेशंस कराते हैं, अलग अलग चीजें करते रहे। और मीनवाइल हम लोगों ने जो एनएलयू के जो अब इससे हमको क्या फायदा हो रहा था? अब हम कहीं जाते किसी एडवोकेट के पास, हम अपना एक सिंपल इंट्रोडक्शन देते हैं, हेलो सर, हेलो मैम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आई एम भुवनेश व्यास, आई एम परसुइंग माय लॉ डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये तो सब भी उनके पास, एडवोकेट के पास तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे। व्हाट इज डिफरेंट इन यू, इन योर पर्सनैलिटी, कि वो आपको कुछ स्पेशल हो।
अब मैं जाके उनको बोलता हूँ, कोई भी एडवोकेट को या किसी बड़ी पर्सनालिटी को, कि हेलो सर, आई एम भुवनेश व्यास, आई एम परसिंग माई लॉ डिग्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, and along with that I'm connected with this NGO, or I'm core member of this NGO, or I'm any post holder in this organization. तो वो सुनना चाहेंगे कि ये क्या अलग हो रहा है, ये कुछ डिफरेंट है। तो दैट क्रिएट्स द डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ योर्स, कि कुछ डिफरेंट है ये, तो सामने वाला भी सुनना चाहेगा। तो इस तरीके से हम लोग कोर्ट में जाते एंड एडवोकेट्स को कनेक्ट करते हैं, कि हम खुद भी इंटर्नशिप्स कर पाए और हमसे जो कनेक्टेड है उनको भी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट की बेसिक सबसे पहले क्या है, कि हमें अच्छी जगह इंटर्नशिप नहीं मिल पाती है। किनको, जिनके कोई फैमिली टर्म्स नहीं है, जिनके फैमिली में, अब जिनके फैमिली में होंगे तो पापा मम्मी किधर भी लगवा देंगे, बट उनका क्या, जिनके फैमिली में कोई है नहीं, दे आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं है तो नहीं है, कुछ तो करना ही होगा ना। तो हम लोग इस तरीके से हेल्प कर रहे थे, खुद भी इंटर्नशिप्स लग रहे थे और हम लोगों ने दूसरों की भी करवाई। और एक ये इनिशिएटिव लिया था, ब्लड डोनेशन वाला चल ही रहा था, लीगल राइट्स से अलग रिलेटेड चल रहा था। फिर 2019 2020 आते कोविड आ गया। अब कोविड आते हम लोग तो सब परेशान, कि हम, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे थे, सब खत्म, हम क्या कर पाएंगे। तो हमने सोचा दिस द टाइम, लाइक वी कैन डू समथिंग डिफरेंट। तो हमने सोचा क्यों ना खुद का एक वेबसाइट हम लोग एक डेवलप करें, और ऑल ओवर इंडिया कोई भी लॉ रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, या हमें खुद को जो ग्रुप से मिलेगी इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग फिल्टर करके और उसको हम लोग अपने वेबसाइट के पोर्टल पे प्रोवाइड करेंगे। नाउ बैक अगेन, यही एक प्रॉब्लम, कि वेबसाइट अब करे किससे, हमारे पास वो फंड वगैरह रहता नहीं। जब आप अच्छा करते हो तो कोई ना कोई रास्ता मिलता है। तो वन ऑफ आवर फ्रेंड, मयंक जिनका नाम है, सो ये इंजीनियर है। तो आई हम कनेक्टेड हुए कैसे, एक मीडियम के थ्रू। तो उन्होंने बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आई कैन कंट्रीब्यूट दिस टाइप ऑफ। तो उन्होंने बोला सेम, हम हमारी जो पढ़ाई थी हम उसका काम कर रहे थे, जो मैंने लोगो वाला बताया, कि जो मेरा कजिन ब्रदर है वो रिलेटेड टू द डिजाइनिंग एंड ऑल, तो उसने ये किया। तो ही इंजीनियर, तो इसने अपना, हमें हमारे लिए वेबसाइट बना के एक कंट्रीब्यूट हुआ। तो हम सब ने अपना लॉ, हम पढ़ाई से रिलेटेड जो जो चीज थी उसी को कंट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने किसी से फंड नहीं लिया। तो ही कंट्रीब्यूटेड इन दिस वे। तो हमारे पास वेबसाइट भी क्रिएट हो गई। फिर हम लोगों ने लॉ रिलेटेड जो इवेंट्स हो, फिर हम लोगों ने कोविड के अंदर वेबिनार्स स्टार्ट किए अलग अलग टॉपिक पे। वेबिनार्स के थ्रू एक तो अलग अलग एडवोकेट्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि हम उनको रीच आउट कर रहे थे कि हम इस तरीके के वेबिनार्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, एंड वी वांट यू एज अ गेस्ट स्पीकर और वट एवर, जो अलग अलग हमारे इनिशिएटिव्स। तो इससे अब वही कि हमने वेबिनार किया, उधर भी कनेक्टेड हुए। तो अल्टीमेटली सबको कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो रहा था। तो इस वे में हम लोगों ने जो हमें सबसे ज्यादा एक आया था ना कि डिप्रेशन टाइप की, अरे ये तो अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो रीच आउट हम लोगों ने किया वो कोविड के टाइम पे किया, एंड यू आर वन ऑफ देम। हम लोगों ने भी उसी के टाइम हम लोग कनेक्टेड हुए। तो थाउजेंड्स के लाइक लोगों को हम लोगों ने थ्रू द वेबिनार भी कनेक्टेड। तो ये जर्नी रही हमारी लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी सच में, सीरियसली। मेरा मन था, मैं बस सुन रहा था यार, बस सुनते रहो, ऐसा ऐसा हो गया ये था। और इसके आगे की जो कि और इंटरेस्टिंग है, अगर आप अलाउ करते हो तो मैं इसको बताऊं हाँ आगे। हाँ हाँ, बोल ये तो दिए। था फर्स्ट वेव का। अब सेकेंड वेव में क्या हुआ कि सेकेंड वेव और भी ज्यादा डेंजरस हो रही थी। पता लग रहा था हमारी रिलेटिव में ये एक्सपायर हो गए इन वेरी यंग एज, ये वो, सब डरे हुए थे। अब उस टाइम हम लोग लॉ वाली बात क्या करें, या लोग ही नहीं जिंदा रह रहे, हम क्या उनको हेल्प करें। तो हम, और उस टाइम एग्जाम वगैरह भी हो गए थे हमारे, क्लासेस भी जो हो रही, तो हम लोगों ने सोचा क्यों यार अपन
तो उस टाइम क्या हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन की, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड्स, ब्लड, ऐसा बहुत लीड्स नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने प्रॉपर ग्रुप बनाया और वी वर प्रोवाइडिंग द लीड्स टू द नीडी वन, कि कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, कहाँ ये रेमडेसिविर इंजेक्शन हो जाएगा, कहाँ ये सब चीजें हो जाएगी। तो ये करते करते एक स्टोरी हमारी, राघव जुएल जो डांसर है, एक्टर भी है, अभी हाँ उनकी मूवीज हाँ, है। अभी उनकी किलर तो मूवी आई थी। हाँ, तो उन्होंने उसको अपने इंस्टाग्राम ओके। पे शेयर किया। उन्होंने शेयर किया तो काफी और भी जगह शेयर हो गया। ये करते करते ग्रुप में मैं ऐड हो गया, जिसमें काफी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस और कुछ ओ। न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह थे। तो एक दिन मुझे कॉल आया कि मेरी जो मौसी है उनको जयपुर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह किसी की रिक्वायरमेंट था। हम लोगों ने वहां पे उसको प्रोवाइड कर दिया। फिर पता लगा ये कुछ पेडनेकर लिखा हुआ था उसके पीछे। अच्छा और अच्छा तो पता अच्छा, लगा, ओके। मुझे मुझे लगा, किसी ने बताया कि पेडनेकर जो एक्ट्रेस है, ओके ओके, बॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। हाँ, उनकी मदर एक सोशल एक्ट्रेस। हमें लगा, और वो हम तो खुश हो गए कि अरे, ओह। शी, उनकी। और बाद में पता लगा वो खुद ही थी भूमि पेडनेकर, एंड शी वाज ओह। इम्प्रेस्ड बाय आवर वर्क। तो हम लोग राजस्थान में और दिल्ली एनसीआर में इस तरह की जो रिलेटेड थी, वो हम लोग अपनी एलएस, तो फिर हम लोगों ने उनके साथ अपना कोलेबोरेशन भी किया था, काफी न्यूज वगैरह में भी आया था उस टाइम। तो मैं बॉम्बे सिर्फ एक बार गया हूँ, वो भी जब ओके। मैं बहुत छोटा था, 2009 या 10 में शायद। तो कोई बॉलीवुड से कोई नहीं था। तो इस तरीके से बोलते हैं ना कि अच्छा करो, कुछ ना कुछ आपको जर्नी आपको अपना आप दिखता है। तो इन दिस वे आई वॉज कनेक्टेड विद द एक्ट्रेस एंड एक्टर ऑफ हाँ। नाना पाटेकर, ऑल्सो कनेक्टेड इन दैट ग्रुप। यस। तो इस तरीके से उनके साथ भी हम लोग कनेक्टेड हो गए। नहीं, काफी अच्छा है। मैंने आपका इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा था, वो आपको बर्थडे विश कर रही थी एंड ऑल। मैंने कहा हाँ, बहुत। मैंने अपने घर में बताया सबको कि इस तरीके को मान नहीं रहा था। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे को, मैं कुछ भी नहीं माना था कि अच्छा है क्या। वो जब हमारा वेबिनार्स, लाइक हमारा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल ये सब हुआ, तो कंफर्म हुआ कि हाँ ये है, रियल है। फिर जब मेरा बर्थडे था, तो क्योंकि उस टाइम कुछ काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ था, तो सब लोगों ने ऐसा कुछ सरप्राइज प्लान किया था कि वीडियो डालेंगे। तो भूमि पेडनेकर एंड यू नो इफ द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अभी एंड यू, उन्होंने भी वो हाँ। वीडियो ग्रुप में डाला था। तो आई वॉज वेरी लाइक शॉक्ड, ओह ये। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है ये, सीरियसली। मैं देखा तो लाइक मुझे लगा कि यार लॉ स्कूल में बहुत कुछ कर लिया आपने। तो ये एक सीखने की चीज है कि समझो यार, ये लॉ स्कूल में इतना कुछ किया जा सकता है। आपका कोई एनएलयू नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल लॉ स्कूल से निकल के इतनी सारी चीजें करना, ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और जैसे आपने बोला था कि लॉ लॉ स्कूल में एनएलयूज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो आपको लगता है एनएलयूज एंड जो नॉर्मल लॉ कॉलेजेस है, उनमें बहुत डिफरेंस है, या लाइक थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो अलग है? देखो, एनएलयू तो एनएलयू ही है, ठीक है, हाँ। डिफरेंस ऑब्वियसली है। बट इट डजेंट मीन्स कि इफ यू आर नॉट फ्रॉम द एनएलयू दैट यू कांट अचीव यस। एनीथिंग, नो। If you have the capability, if you have your that you want to do something, you want to achieve something, you have the goal, then you can. So डिफरेंस है, ये मानना पड़ेगा कि ऑब्वियसली है हाँ डिफरेंस। हाँ हाँ। एनएलयू, बट अगर आप एनएलयू से नहीं हो, अगर आपको एनएलयू नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं हाँ है कि हाँ, आप ये दूसरे को हो। यू कैन अचीव बाय योर सेल्फ। ये इम्पोर्टेंट था कि चलो यार, नहीं हुआ एनएलयू में, बहुत कम सीटें हैं, बहुत स्ट्रगल है, नहीं हो रहा है एनएलयू में। बट अगर एनएलयू में नहीं हुआ तो यार दूसरे कॉलेजेस भी है जिससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आप लिटिगेशन में बहुत कुछ कर सकते हो, आप लॉ फर्म्स में भी आपको सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये एक लॉ लॉ स्कूल में एंड लॉ स्टूडेंट का रहता है। बट ठीक है, चलो ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या लगता है इंटर्नशिप्स कितना मैटर करती है? अगर आप एक लॉ स्कूल में हैं
इंटर्नशिप्स कर रहे हो, बहुत कुछ है लॉ। चलो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रहा है, थेरोटिकल भी मिल रहा है, बट इंटर्नशिप्स कितना मैटर करती है आपको सारी चीजों में? अब मैं आपको क्योंकि एक फ्रेंकली फ्रेंकली एक बहुत रियलिटी बता रहा हूँ कि हाँ। when I was pursuing the law degree, obviously I was first generation lawyer. तो या जब मैंने मेरे पापा और को बोला कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरे पापा थे जो ऑलरेडी उनके फ्रेंड या ऐसे कोई रिलेटिव में थे कि उनसे गाइडेंस लिया करते थे कि सही तो है ना। तो आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन और क्या था, वो सजेस्ट ये करते थे कि नहीं ये इंटर्नशिप और कुछ नहीं है, ये यूं ही है वो है। तो बहुत सारे आज भी जो एडवोकेट्स हैं, नॉट जो अभी के यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर इन द सेंस कि जिनकी प्रैक्टिस को 10 to 15 ईयर हुआ है, वो तो यही कहते हैं कि ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स करो। बट जो ओल्ड जनरेशन लॉयर है, वो सब ऐसा रिकमेंड करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट मेरा ओपिनियन यही है कि इंटर्नशिप करना तो बहुत कंपलसरी है। और वेस्टेज क्या है, अगर जो कॉलेज का अपना इवन एनएलयू ऑल्सो एक जो स्ट्रक्चर बना है कि सेमेस्टर एग्जाम होंगे, सेमेस्टर एग्जाम के बाद में 1 महीना मिलेगा, तो वो 1 महीना आपको फ्री मिलता है ना, तो उस फ्री टाइम को तो यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग योर एग्जाम, और उस टाइम नहीं करना है। फ्रॉम द फ्री टाइम यू हैव टू यूटिलाइज योर दैट टाइम इन द कोर्ट। ये सोचो, इफ यू आर परसुइंग द 5 year लॉ डिग्री एंड यू आर डूइंग द इंटर्नशिप्स फ्रॉम योर फर्स्ट जस्ट आफ्टर योर फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होते ही 10 महीना का महीने का एक्सपीरियंस तो आपके हाथ में ऐसे ही है। बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी पीते हो तो कुछ तो हाँ। आपको इन्फॉर्मेशन होता है। तो जस्ट लाइक दैट, like if you did the internship from particular law firm or any, और फर्स्ट जो सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है वो इसलिए आपको रिकमेंड करते हैं टू डू इन द लॉ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस टाइम लॉ के इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। तो डैट जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो, जैसे कहीं पे भी आप जैसे राजस्थान में या स्टेट लेवल पे रालसा हो गया, या कोई भी ह्यूमन राइट्स कमीशन या कहीं पे, इससे क्या होता है, डेट्स वर्क्स लाइक एन इंडेक्स इन द लॉ जर्नी। आप कोई बुक पढ़ते हो, डायरेक्ट कोई चैप्टर्स थोड़ी उठा के पढ़ने लगते हो, आप इंडेक्स गो थ्रू करते हो ना पहले कि इधर यही है। तो दैट इज लाइक दैट कि आप फर्स्ट जो इंटर्नशिप कर रहे हो उसमें आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा, क्योंकि फर्स्ट जो सेमेस्टर इंटर्नशिप होती है, अब हर एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट है, बट जनरली वो क्या करवाते हैं, आपको पुलिस स्टेशन भेजते हैं, वो आपको हाई कोर्ट भेजते हैं, वो आपको सुप्रीम कोर्ट भेजता है। तो अलग अलग जगहों को वो एक्सप्लोर करवाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको एक उस जगह से, जब आप जाओगे कोर्ट फर्स्ट टाइम, तो आपको कुछ यूं नहीं लगेगा दैट यू आर कमिंग टू दिस प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो वो आपको एक तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, बट काफी मतलब इंटर्नशिप बहुत जरूरी है, करनी चाहिए, मुझे भी लगता है। अकॉर्डिंग टू मी, यस। यस। और हम आगे जाते हैं तब लॉ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है शायद करियर को एक लेने में, कि लाइक क्या करूं मैं आगे जाके, लिटिगेशन करूं, कॉरपोरेट करूं, एक लीगल काउंसिल एज ए कंपनी में ज्वाइन कर लूं, या क्या करूं जिससे कि मतलब एक बेहतर मिले। और वो जो है लाइक आपको तो फिर जॉब कब करनी है, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, जब आपको बार का एग्जाम एंड सारी चीजें कंप्लीट होती है। उससे पहले आपके पास 5 इयर्स है, राइट? तो उन 5 इयर्स में क्या करे उस वैसा बेहतर, जिससे कि वो उन्हें उस पर्टिकुलर, अब जैसे लिटिगेशन है, आपको पता था कि आपको लिटिगेशन बहुत पसंद है, आपने इंटर्नशिप्स करी, आपने बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए उसके बाद एक बहुत बड़ा एनजीओ बनाया जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प हुई और बहुत कुछ हुआ। सो ऐसा कुछ गाइडेंस जिससे कि लॉ स्टूडेंट को आइडिया आए कि यार ये करना है तो मुझे स्पेसिफिकली इन इन चीजों में बेहतर बनना पड़ेगा। अगेन, इस चीज पे भी सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। हाँ। जस्ट सेइंग माय ओपिनियन। देखो, किसी को भी ऑब्वियसली कोई फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, यस। जब लॉ में उसको नहीं पता होता उतना, लॉ का किसी किसी चीज का भी नहीं पता होता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सेकेंड ईयर तक, इन 5 ईयर, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर तक, आप कॉलेज में पूरा टोटली इन्वॉल्व रहो। जो कॉलेज में पढ़ाई करवाई जा रही है वो भी सब, कोई करिकुलर एक्टिविटीज है,
कुछ भी XYZ चीजें हैं, सब एक्सप्लोर करो। वो सब एक्सप्लोर करोगे ना, क्योंकि अगर आप जुडिशरी में भी जाना है, आप सेकंड फर्स्ट ईयर से लग गए, मुझे नहीं लगता कि डेट इज वेरी बेनिफिशियरी। तो किस सबका अपना अलग अलग इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि सेकंड ईयर तक आप सब कुछ एक्सप्लोर करो। अब जिनको जुडिशरी में भी जाना है वो थर्ड ईयर में आते अपना सब ज्वाइन कर लो, एंड जो भी चीजें वो फिर सब छोड़ दो। तो मेरा मानना है कि सेकंड ईयर तक आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो सेमिनार्स है, वेबिनार्स है, जर्नल पेपर, रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, मूड कोर्ट्स, एक्सरसाइज, जो भी लॉ रिलेटेड जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। अब मान लो कोई लिटिगेशन करना चाहता है और वो सोचता है लिटिगेशन इज वेरी इजी। अब वो जो सेकंड सेमेस्टर में जब लोअर कोर्ट में एक हायरार्की नॉर्मली क्या होती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में की, फर्स्ट सेमेस्टर की सॉरी आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड और थर्ड इंटर्नशिप की लोअर कोर्ट में, फिर आप हाई कोर्ट में की, फिर आपने कोई लॉ फॉर्म, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये अगर लेवल पे चलता है तो अब जो सोचता है कि लिटिगेशन इज वेरी इजी, उसको सेकंड या थर्ड अपनी इंटर्नशिप में पता लग जाएगा व्हाट इज अ रियलिटी। जब वो लोअर कोर्ट्स में जब इधर उधर भागेगा, वर्क करेगा, एंड व्हेन ही विल सी द रियलिटी, व्हाट्स द रियलिटी, तब उसको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अकॉर्डिंग टू। ओके। आपको क्या लगता है कि लाइक कॉरपोरेट और लिटिगेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि लॉ स्टूडेंट को या बहुत लोग हैं जो मुझे भी बोलते हैं कि लाइक डिफरेंस समझ नहीं आता, ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly? अगर आप थोड़ा। देखो, लिटिगेशन और कॉर्पोरेट का मैं एग्जांपल, जैसे आप कोई भी कॉर्पोरेट में कोई मान लो बैंकिंग सेक्टर टाइप है कोई, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी इंश्योरेंस, एग्जाम्पल कोई इंश्योरेंस कंपनियां, वहां पे आप यू आर इन द इन हाउस, ठीक है, वहां का एक अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर है। लिटिगेशन में ड्राफ्टिंग भी आप कर रहे हो, क्लाइंट से भी डील आप कर रहे हो, कोर्ट में भी अपियर आप हो रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन योर सीनियर जो कोर्ट के ऑर्डर और में आएगा नाम, और उसमें भी आपका है। बट कॉर्पोरेट्स में एक पर्टिकुलर वर्किंग स्ट्रक्चर में लिमिट कर दिया जाता है। एंड वन वन मोर थिंग, कि जो एक्सप्लोरिंग है वो लिटिगेशन में ज्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट में एक पर्टिकुलर वर्क आपको हर जगह का अलग होता है, बट मोस्टली जगह यही है कि पर्टिकुलर वर्क आपको असाइन कर दिया जाता है। बट सो उसके बाद आप क्या इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बट लिटिगेशन में एक्सप्लोर बहुत कर पाते हो। हर दिन कुछ नया है, हर दिन कुछ नया है। आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और हो रहा है, उसके 2 दिन बाद कुछ और हो रहा है। सो यू कैन एक्सप्लोर मोर इन द लिटिगेशन। सो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आप लगभग 1 साल से कर रहे हो। उसके पहले आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या मतलब आप कुछ उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? देखो, एक तो दिल्ली में कोई भी आ जाता है ना, दिल्ली में आते ही ये नहीं है कि जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा है वो सारे सुप्रीम कोर्ट में ही कर रहा ओके। है। नहीं। ओके। सुप्रीम, लाइक आई एम वर्किंग अंडर एन यूआर, जो कि एडवोकेट ऑन ये रिकॉर्ड है, सिद्धार्थ प्रवीण सिद्धार्थ सर। आचार्य सर, ठीक है। तो आई एम वर्किंग अंडर हिम, इधर एक लॉ फर्म भी है और उनका दोनों चीज है। तो आई गेट द अपॉर्चुनिटी to appear in the matters of the Supreme Court also, High Court also, NCDRC also, NCLAT also, NCLT also, lower courts also। जो मेन वर्किंग वो उनका है, वो वहां का है। बट दिस डजंट मीन्स कि यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन अदर कोर्ट्स ऑल्सो। तो हर चीज का एक्सप्लोर है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस ये है कि मेनली व्हाट्स यू एग्जैक्टली वांट यू नो, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर सेल्फ। क्योंकि हम सुनते हैं कि न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप ये कर दो, जैसे कि ये केस था अभी अरविंद केजरीवाल एंड जो भी था ये। सो उस बारे में हमें सुनने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला एंड ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली exactly कैसे वर्क करता है ये? लाइक एक लॉ स्टूडेंट को कैसे समझ में आए कि कैसे क्या होता है?
समझने के लिए देखो, सबसे बेस्ट जो आजकल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड कर दिया है, हाँ। यू कैन वॉच द लाइव हियरिंग ओ। ऑफ द चीफ जस्टिस कोर्ट रूम. So right now, Chief Justice of India is D.Y. Chandrachud sir. So you can watch the live hearing of the courtroom of him. आपको इस चीज से बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्या वर्किंग होता है. जो लोअर कोर्ट में होता है उससे हर चीज का एक हाई लेवल है. तो व्हाट एग्जैक्टली किस तरीके से हो सकता है वो यू कैन डायरेक्टली वॉच द लाइव हियरिंग ऑफ द सीजे रूम. ये भी एक लैक ऑफ हाँ अवेयरनेस है कि हाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. आपको पता था, हाँ, मतलब देखा है कई बार थोड़ा बट सा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. हाँ, बट काफी अच्छा है ये जो मैं 1 1.5 साल पहले जब लाइव शुरू हुआ था, तो बड़े बड़े हेयरिंग्स थे। और लाइक उससे पहले पता नहीं मुझे, बट मैंने एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो जाधव जो केस था, उसके लिए सर ने जो, हाँ वो वाला, तो वो मैंने देखा था तब। लाइक मैं तब नया फर्स्ट ईयर में था एंड बहुत सारी चीजें जान रहा था। तब पता चला था कि यार ऐसे सारी चीजें होती है एंड फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी हेयरिंग्स एंड ये सारा चलता, तो उससे बहुत अवेयरनेस, मतलब बहुत हद तक पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है। और आपको चीजें पता होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो यही जानना था मुझे। उसके बाद, हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इतनी सारी चीजें करते हो, क्योंकि मैं रेगुलरली देखता हूँ आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो पर्सनल लाइफ कब मैंने मतलब मैनेज करते हो? देखो, लिटिगेशन में स्टार्टिंग के 2 3 साल पर्सनल लाइफ भूल जाओ. नो पर्सनल लाइफ. क्योंकि फ्रॉम 9 a.m. टू 9 or 10 p.m. you are in court office dealing with the clients doing the work of the office. उसके बाद आप घर जाओगे, खाना वाना खाओगे, घर वालों से बात कर लिए 1 2 दिन में या रेगुलर बेसिस पे 5 10 मिनट. नो पर्सनल लाइफ. नहीं, मतलब लाइक यही जानना था कि यार कैसे मैनेज हो पाता है सारी चीजों को लेके, क्योंकि मतलब देखो, बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बट यू हैव हाँ। टू मैनेज. तो अब वो आपको कुछ ना कुछ करके टाइम निकालना होता है. बट जो आप लाइफ चल रहा होता है कॉलेज के टाइम पे, वो सडन चेंज हो जाता है. बट इस सडन चेंज बहुत आपको वो ना लगे अनकंफर्टेबल, उसके लिए जब आप इंटर्नशिप्स कर लोगे ना, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटर्नशिप. जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो, सो यू आर हैबिचुअल विद दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन द हेक्टिक स्केड्यूल एंड एवरीथिंग. ओके। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। लाइक जैसे बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो कि लॉ स्कूल में हो तो क्या करना चाहिए एक्चुअल में। उसके बाद अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको नहीं पता है एनजीओ कैसे क्या करते हैं, एनजीओ वर्क कैसे करता है, एनजीओ में चीजें मैनेज कैसे होती है। उसके बाद जैसे आपने बताया रजिस्ट्रेशन किया जाता है एनजीओ का, एंड ब्लड डोनेशन कैंप्स करे आपने बहुत सारे। उसके बाद जैसे लॉयर्स है, लिटिगेशन है, लिटिगेशन में कैसे क्या चीजें होती है। उसके बाद कॉरपोरेट में कैसे चीजें वर्क होती है, एंड एनएलयूज स्पेशली जो बोला जाता है, उसके बारे में आपने बहुत डीपली हमें एक्सप्लेन किया। और मैं कहता हूँ कि लाइक बहुत सारे लॉ स्टूडेंट को और लॉ प्रोफेशनल को ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये पॉडकास्ट, उन्हें समझने में कि एक्चुअल में चीजें कैसे वर्क करती है लॉ स्कूल लाइफ को लेके, एंड एज अ यंग एडवोकेट आप कैसे सारी चीजें मैनेज कर पाते हो। और मतलब लॉ स्कूल में आप रहकर भी बहुत, और नॉट एनएलयूज, ऐसा कोई नहीं है मैंडेटरी कि आप एनएलयूज से ही हो। अगर एनएलयूज से नहीं हो तो भी कितना बढ़िया करियर आप बना सकते हो। ये सारी चीजें आज हमें सीखने को मिली इस पॉडकास्ट से। और थैंक यू सो मच हमें आपका टाइम देने के लिए, और इतना ज्यादा नॉलेज हमें, मुझे और बहुत सारे लोगों को देने के लिए। और थैंक यू सो मच।
Thank you once again, Akshay, for inviting me to your podcast. And once again, congratulations for your new initiative, for your website, everything. या And I always say that don't remain the change seeker, become the change maker. यस So keep doing your good work, and my best wishes are with you. या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं सच बताना चाहता हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब लाइक ऐसा था कि किसी को नहीं जानता था मैं लॉ में, सीरियसली बताओ। ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं गाइडेंस ले सकता था, कांटेक्ट ही नहीं थे मेरे। मैं फर्स्ट जनरेशन था, घर वालों ने बोला जाओ, मैंने आ गया। तो तब आप मिले, तब मेरे को पता चला कि यार लॉ इतना अच्छा है यार, लॉ में बहुत कुछ। तो तब से ये इनोवेशन स्कूल बन गया। अब इसको हम इतना कुछ कर रहे हैं, वेबसाइट सारी चीजें हो गई। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। यू आर रियली डूइंग गुड वर्क। मैंने तो आपको पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ। यू हैव डिड लाइक कीप डूइंग योर गुड वर्क। तो जो या गुड वर्क है पेशेंस रखो, हार्ड वर्क करो, बस। फिर अपना पीछे मुड़ के मत देखो। यस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।